दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पेन टेक्नोलॉजी के चैनल पेन टेक ट्यूटोरियल्स में। आज हम पेन टेक्नोलॉजी के सेमेस्टर परीक्षा के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फार्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स। हमने यूनिट बाय यूनिट सभी चैप्टर्स को कवर किया है। कृपया सभी वीडियो देखें क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसको सीरीज में तोड़ दिया गया है। कृपया सभी वीडियो देखें और पूरी प्लेलिस्ट देखने का प्रयास करें। आप ये प्रश्न पत्र कैसे अटेम्प्ट करें, इसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या ज़रूरी स्किल्स हैं और कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, इसके बारे में हम लोगों ने एक लाइव क्लास सुबह रखी थी, लेकिन वो क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हम पूरा नहीं कर पाए। उसी के स्थान पर हम लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेज रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस रिकॉर्डेड वीडियो से उतना ही लाभ प्राप्त करेंगे जितना कि आप लाइव क्लास में प्राप्त करते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि हमको प्रश्न पत्र अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। तो प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट करने के लिए जब आपके पास प्रश्न पत्र आता है तो आप पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रत्येक प्रश्न क्या पूछ रहा है उसके बारे में समझेंगे। कभी कभी प्रश्न के अंत में दिया होता है कि किसी चीज़ को समझाइए, किसी चीज़ का विस्तार से वर्णन कीजिए, किसी चीज़ की तुलना कीजिए और किसी चीज़ की कार्य प्रणाली लिखिए। आपको इन कीवर्ड्स पर ध्यान देना है कि समझाइए का मतलब है आपको एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। विस्तार से वर्णन करना मतलब डिटेल वर्णन करना है। तुलना करना मतलब कंपेयर करना है। कार्य प्रणाली मतलब उसकी जो वर्किंग प्रोसेस है उसको लिखना है। आपको इन कीवर्ड्स पर ध्यान देना है। आप उत्तर की योजना बनाएंगे, सीधे लिखना शुरू ना करें। पहले आप प्रश्न को पढ़ें, उसको समझें और फिर उसके उत्तर के मुख्य बिंदुओं को एक जगह नोट कर लें और उन मुख्य बिंदुओं से एक उस उत्तर की रूपरेखा या आउटलाइन तैयार करें। संक्षिप्त और सटीक रहें, स्पष्ट रहें, अनावश्यक विवरण देने से बचें। आप जो चीज़ आवश्यक नहीं है, जो उस प्रश्न से संबंधित नहीं है, कृपया आप उसको मत लिखें। इससे आपके प्रश्न की क्वालिटी खराब होगी और आप उसका सटीक उत्तर नहीं लिख पाएंगे। और तकनीकी भाषा का आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, लेमैन लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। इसका ध्यान रखें। चित्र और आरेख बनाएं, जहां भी जरूरी हो वहां पर समझाने के लिए, एग्जामिनर को समझाने के लिए आप चित्र बनाएं। सिद्धांतों को दर्शाने के लिए साफ सुथरे और लेवल वाले आरेख, डायग्राम वगैरह बनाएं और ये आपको उत्तर को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। बिंदुओं में लिखें, लंबे पैराग्राफ में ना लिखें। कृपया दो दो तीन तीन लाइनों के बिंदुओं में लिखें। बुलेट्स पॉइंट्स बनाएं या फिर क्रमागत सूची का उपयोग करें। यह उत्तर को पढ़ने में आसान बनाता है और एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आपके उत्तर को पढ़ने के लिए। तकनीकी शब्दों का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का उपयोग करें और सही जगह पर करें। प्रत्येक समय के लिए आवंटित अंकों के अनुसार ही समय दें। ऐसा ना हो कि आप लघु उत्तरीय प्रश्न को विस्तृत उत्तरीय बना दें और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को लघु उत्तरीय में निपटा दें। ऐसा मत करें। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको उतने ही शब्दों में लिखें और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसको उतने अधिक शब्दों में लिखें। आप और अधिक समय बर्बाद ना करें। पुनरावलोकन करें। उत्तर लिखने के बाद कृपया जांचें, उसकी स्पेलिंग देख लें, व्याकरण और भी कोई टेक्निकल टर्म वगैरह अगर गलत लिखा हुआ है तो आप उसे एक बार फिर से देख लें, चेक कर लें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि फार्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स का जो सिलेबस है वो क्या है। तो पहला जो सिलेबस है, पहली जो यूनिट है उसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन करना है हमें प्रिंसिपल ऑफ पेंट फार्मुलेशन, फार्मुलेशन एलिमेंट्स, मैथमेटिक्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेंट, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन पीवीसी, पिगमेंट टू बाइंडर रेशियो पीबी रेशियो, इसके बारे में बताना है। और इसके बाद लिखा हुआ है फार्मुलेशन ऑफ प्राइमर, अंडर कोट, बेस कोट, फिनिश कोट फॉर स्टील सरफेसेस, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करना है। दूसरी यूनिट है स्टेप्स इन पेंट मैन्युफैक्चरिंग, रियोलॉजी, रियोलॉजिकल कंसिडरेशन, स्यूडोप्लास्टिसिटी, डायलेटेंसी, थिक्सोट्रॉपी। फिर स्टेप्स इन पेंट मैन्युफैक्चरिंग, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, लेट डाउन, थिनिंग, टिंटिंग, शेड मैचिंग, स्टैनिंग, फिनोमेना ऑफ वेटिंग, ग्राइंडिंग एंड डिस्पर्सन। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। हम लोगों ने हमने बाद में फिर बहुत सारे पॉइंट्स को हिंदी में डिस्कस किया है, आपको समझ में आएगा। वीडियो को छोड़ के जाने में आपका कोई फायदा नहीं है। मशीनरी यूज्ड इन पेंट मैन्युफैक्चरिंग, हैवी ड्यूटी मिक्सर्स, डबल बेड मिक्सर्स, WNP ब्लेंडिंग, सिग्मा क्नीडर्स, पग मिक्सर, पग मिल्स, एजरनर वगैरह, ये सब बहुत सारा दिया गया है। बॉल मिल, सैंड मिल, पर्ल मिल और मिसलेनियस मिल, हाई स्पीड मिल वगैरह के बारे में डिस्कस करना है। जनरल हैजार्ड्स के बारे में, लेट डाउन ऑफ द व्हीकल्स, लेट डाउन ऑफ नॉन एक्वस एंड लेटेक्स पेंट्स, फायर एंड हेल्थ हैजार्ड्स, जनरल इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स, प्राइम कॉजेज फॉर फायर एंड एक्सप्लोजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड प्रिकॉशनरी मेजर, सेफ्टी मेजर एंड फैक्ट्री लेआउट्स। इसमें हम लोगों को सेफ्टी, जो पेंट इंडस्ट्री में जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने हैं, और फैक्ट्री लेआउट, जो पेंट फैक्ट्री का जो लेआउट है, जो डायग्राम है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम लोग पहली यूनिट देखते हैं कि पेंट निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पेंट फार्मुलेशन क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले हम कुछ बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेंट को बेसिकली जब हम तैयार करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि पेंट हम किस लिए तैयार कर रहे हैं, वो बैलेंस, उसमें जो हम लोग उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज करेंगे उसका बैलेंस कैसे रहेगा, और वो कहाँ लगाया जाना, कैसे लगाया जाना है, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। उसकी एप्लीकेशन मेथड क्या है, फिर वो इतना महंगा ना बन जाए कि उसकी कॉस्ट इतनी हमारी पहुंच के बाहर हो जाए, वो भी ना हो, और पेंट जो है वो इन्वायरमेंटल और सेफ्टी स्टैंडर्ड को भी मीट करना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि पेंट के उद्देश्य की पहचान करना, मतलब वो किस किस पर्पज के लिए बना रहे हैं हम, उसको सजावट के लिए बना रहे हैं कि सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, या फिर किसी विशेष गुण के लिए बना रहे हैं। जैसे कि विशेष गुणों में आ रहा है कि ल्यूमिनस पेंट बना रहे हैं, एल्युमिनियम पेंट बना रहे हैं, मरीन पेंट्स बना रहे हैं, वो विशेष गुणों में आता है। तो पेंट को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वह सतह पर अच्छी तरह से चिपके, आकर्षक दिखे, मतलब ब्यूटीफुल दिखे, और लंबे समय तक टिकाऊ रहे। इसके लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाता है। पहला है कि पेंट के उद्देश्य की पहचान करना, पर्पज ऑफ पेंट एप्लीकेशन, उसका क्या है, पेंट को क्यों, कहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो पहले ये तय किया जाता है कि पेंट किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, सजावट के लिए बना रहा है, सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है, या फिर विशेष गुण जैसे कि जल रोधकता, मतलब पानी को रोकने के लिए, वाटर परमिएबिलिटी को रोकने के लिए, हीट को रोकने के लिए, किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है, पहले हमें ये डिसाइड करना होता है। फिर डिसाइड करना होता है कि हमें उस पे जो बाइंडर, पिगमेंट और सॉल्वेंट और जो एडिटिव्स हैं उनके बीच में कितना अनुपात रखना है, उनका बैलेंस कैसे बनाएंगे, संतुलन। तो पेंट के विभिन्न घटकों, बाइंडर, पिगमेंट, सॉल्वेंट, एडिटिव के बीच में सही अनुपात बनाना आवश्यक होता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस, पेंट की परफॉर्मेंस बेहतर हो। तीसरा पॉइंट है कि अनुपयोग विधि, हम उस पेंट को कैसे लगाते हैं। लगाने के मेथड अलग अलग होते हैं, ब्रश से भी लगाया जा सकता है, स्प्रे से भी लगाया जा सकता है, और डिप करके भी लगाया जा सकता है। तो उसी के अनुसार उसकी जो फ्लो
फ्लो मेथड है, जो रियोलॉजी है, जो विस्कोसिटी है, उसको सेट किया जाता है। तो एक ये पॉइंट भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है कि उसकी एप्लीकेशन मेथड क्या है। फिर हम ये देखते हैं कि हम अच्छे अच्छे गुण तो डेवलप कर लेंगे, लेकिन क्या वो पेंट किफ़ायती तो होगा? क्या हम उसको खरीद पाएंगे? क्या हम उसको दूसरे को बेच पाएंगे? इसके भी बारे में भी देखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि हम इतने महंगे महंगे उसमें इंग्रेडिएंट, इतने महंगे पिगमेंट और इतने महंगे रेजिन यूज कर लें कि उसकी लागत इतनी ज़्यादा हो जाए कि एक आम आदमी उसको खरीद ही ना पाए। तो पेंट अच्छे गुणों के साथ साथ किफ़ायती होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को भी पेंट को पालन करना पड़ेगा। पेंट में जो जो केमिकल यूज होते हैं, जो रेजिन और जो पिगमेंट्स वगैरह यूज होते हैं, कभी कभी वे पॉइजनस होते हैं, पर्यावरण के लिए और स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, जैसे कि लेड का पिगमेंट है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जो पेंट्स के जो केमिकल हैं वो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छे हों। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो कि हम पेंट के फॉर्मुलेशन के सिद्धांतों के बारे में ध्यान में रखेंगे। फिर दूसरा है पेंट के घटक। बाइंडर, जो पेंट निर्माण के घटक हैं वो बाइंडर है, या पेंट को सतह से चिपकाने और फिल्म बनाने का काम करता है, जैसे कि एल्किड, एपॉक्सी, यूरेथेन आदि। पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में ये आप जानते ही हैं कि ये रंग और अपारदर्शिता, ओपेसिटी प्रदान करता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है। सॉल्वेंट्स, ये तरलता और विस्कोसिटी को एडजस्ट करते हैं। एप्लीकेशन के बाद ये उड़ जाता है, वाष्पित हो जाता है, जैसे कि मिनरल स्पिरिट, टर्पेंटाइन, जाइलिन। फिलर, जिसको एक्सटेंडर बोलते हैं, ये लागत को घटाने और पेंट के कुछ भौतिक गुणों को सुधारने में भी मदद करते हैं। इसमें से टाक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, बेरियम सल्फेट आदि हैं। एडिटिव्स, ये विशेष गुण जैसे कि तेजी से सूखना, मोल्ड, लेवलिंग आदि को सुधारने के लिए डाले जाते हैं। इसमें ड्रायर, एंटी स्किनिंग एजेंट, डिफोमर और यूवी स्टेबलाइजर आदि प्रमुख हैं। तो आपकी पहली यूनिट के 2 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। पेंट निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पेंट फॉर्मुलेशन एंड फार्मूलेशन एलिमेंट्स, फार्मूलेशन एलिमेंट्स ऑफ पेंट। इन 2 चीज़ों को कवर करने के बाद अब अगली चीज़ देखते हैं पीवीसी। पीवीसी मतलब पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। इसकी परिभाषा क्या होती है? पीवीसी का मतलब होता है पिगमेंट और फिलर्स का कुल आयतन प्रतिशत जो पेंट के गैर वाष्पशील नॉन वोलेटाइल घटकों में मौजूद होता है। सरल भाषा में कहेंगे तो बेसिकली पीवीसी का मतलब यह है कि पिगमेंट और एक्सटेंडर का जो कुल आयतन है वो टोटल पेंट के आयतन का कितना प्रतिशत है, ये पीवीसी होता है। फार्मूला पीवीसी बराबर पिगमेंट वॉल्यूम अपान पिगमेंट वॉल्यूम प्लस बाइंडर वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम में से पिगमेंट का कितना वॉल्यूम है, उसको टोटल जो वॉल्यूम है उसमें से पिगमेंट कितना प्रतिशत है ये देखना होता है पीवीसी में। पीवीसी के जो प्रभाव होते हैं, अगर निम्न पीवीसी रहेगा, पीवीसी का स्तर कम रहेगा तो चमक ज़्यादा होगी, फिल्म मजबूत और टिकाऊ होती है। ऐसा कैसे होता है कि जब पिगमेंट कम होते हैं तो रेजिन ज़्यादा होता है, रेजिन ज़्यादा होता है तो रेजिन ग्लॉसी होता है, इसलिए फिल्म ग्लॉसी हो जाती है। फिल्म मजबूत भी होती है क्योंकि रेजिन ज़्यादा होता है। ज़्यादा पीवीसी होने पे पिगमेंट ज़्यादा होता है और पिगमेंट क्या करता है, ओपेसिटी प्रदान करता है, इसलिए ओपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिल्म टिकाऊ कम रहती है क्योंकि रेजिन कम हो जाता है। अब ये क्रिटिकल पीवीसी क्या होता है, जिसको सी पीवीसी बोलते हैं, ये वो लिमिट है जहाँ पर हम पिगमेंट बाइंडर से ज़्यादा हो जाता है और फिल्म कमज़ोर होने लगती है।
इसके बाद फिल्म और अधिक वाटर परमिएबल हो जाती है, मतलब वहाँ पर वाटर ज़्यादा जाने लगता है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम पिगमेंट को बढ़ाते जाते हैं तो एक स्टेज यहाँ पर आती है, इस स्टेज पे जो है पीवीसी सीपीवीसी से ज़्यादा हो जाता है और वाटर की परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वायर्ड ज़्यादा हो जाते हैं, खाली स्थान ज़्यादा होता है। पिगमेंट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को वायर्ड बोलते हैं। यहाँ पर ब्लिस्टरिंग भी ज़्यादा हो जाती है, ग्लॉस घट जाती है। यहाँ पर रेजिन ज़्यादा है, इसलिए रेजिन की ज़्यादा होने की वजह से यहाँ ग्लॉस ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे पिगमेंट बढ़ता जाता है यहाँ पर ग्लॉस कम होती चली जाती है। तो इस ग्राफ को आप सीधे सीधे अपने एग्जाम में बना सकते हैं और अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको। पिगमेंट टू बाइंडर अनुपात, पिगमेंट बाइंडर रेशियो P/P रेशियो की परिभाषा देखते हैं। यह अनुपात दर्शाता है कि पेंट में पिगमेंट का भार बाइंडर के मुकाबले कितना है, मतलब बाइंडर जितना है और पिगमेंट जितना है उसका रेशियो ही पिगमेंट बाइंडर रेशियो कहलाता है। इससे क्या निकलता है, यह अनुपात पेंट में अपारदर्शिता मतलब ओपेसिटी, कवरेज और अन्य गुणों को प्रभावित करता है। इसका फार्मूला दिया गया है, पिगमेंट अपॉन बाइंडर रेशियो मतलब वेट अपॉन पिगमेंट अपॉन वेट अपॉन बाइंडर। अगर P/P रेशियो ज़्यादा होता है, मतलब उच्च P/P अनुपात होता है, तो अपारदर्शिता ज़्यादा होती है, कवरेज ज़्यादा होती है, लेकिन बाइंडर कम होने से फिल्म कमज़ोर हो सकती है। और अगर P/P रेशियो कम होता है तो एडहेशन ज़्यादा होता है, मतलब चिपकने की शक्ति ज़्यादा होती है, फिल्म की भी ताकत ज़्यादा होती है, लेकिन हाइडिंग पावर कम हो सकती है क्योंकि पिगमेंट कम हो जाता है। पीवीसी और P/P का संबंध क्या है? पीवीसी वॉल्यूम आधारित चीज है, क्योंकि ये पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन है, जबकि P/P भार आधारित है, वेट आधारित है। दोनों पेंट की गुणवत्ता को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। सीपीवीसी के पास पहुंचते ही P/P मतलब पिगमेंट अपॉन वॉल्यूम रेशियो भी बढ़ता है, पिगमेंट अपॉन बाइंडर रेशियो भी बढ़ता है, और संतुलन इसका बनाए रखना जरूरी होता है। तो यहाँ से हमने पीवीसी और P/P रेशियो के बारे में डिस्कस कर लिया है। आप लोग बार बार वीडियो को आगे पीछे ले जा करके जहाँ पर समझ में ना आ रहा हो वहाँ पर देख सकते हैं। स्टील सतहों के लिए पेंट फार्मूलेशन, जैसे हम प्राइमर के लिए देखते हैं तो स्टील सतह के लिए हम प्राइमर का फार्मूलेशन देखने के लिए क्या करेंगे, उसका पहले उद्देश्य देखेंगे कि स्टील पर अच्छी तरह से चिपकने वाला होना चाहिए। प्राइमर सबसे पहला कोट होता है, इसलिए उसको अच्छी उसमें एडेशन पावर अच्छा होना चाहिए, अच्छे से चिपकना चाहिए। उसको स्टील को सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, जैसे जंग से सुरक्षा, वाटर से सुरक्षा, और सतह और ऊपरी परतों के बीच में उसको एक लेयर बनाना, मतलब एक इंटरफेस के तरीके काम करना चाहिए। वो सबसे नीचे रहता है, उसके ऊपर जो अंडर कोट टॉप कोट लगता है। तो प्राइमर का काम होता है कि वो एक अच्छा इंटरफेस बना के दे, जिसके ऊपर जो दूसरी पेंट की लेयर है वो अच्छे से लग पाए। अब जो मेटल में जो प्राइमर यूज करते हैं वो हम रेड ऑक्साइड जिंक क्रोमेट प्राइमर यूज करते हैं। इसका जो फार्मूलेशन होता है उसमें हम बाइंडर जो एल्किड रेजिन होता है वो यूज करते हैं, और उसका प्रतिशत होता है 25 से 30%। पिगमेंट रेड ऑक्साइड और जिंक क्रोमेट यूज करते हैं, दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं 20 से 25%। जो एक्सटेंडर है जिसको फिलर बोलते हैं, उसमें टाक और बेराइट्स यूज करते हैं 10 से 15%। सॉल्वेंट में हम मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल या MTO यूज करते हैं जो कि 25 से 30% होता है। और एडिटिव्स में हम लोग, चूंकि ये एल्किड रेजिन वाला है तो इसको हमें ड्रायर इसमें यूज करना पड़ता है, और ड्रायर के साथ साथ एंटी स्किनिंग एजेंट भी यूज करते हैं।
एंटी स्किनिंग एजेंट इसलिए यूज करते हैं कि प्राइमर रखे रखे उसमें बहुत सारी स्किन बन जाती है, अपने आप ही वो एक पपड़ी बनाने लगता है। तो सारा प्राइमर पपड़ी बन के ना निकल जाए, पपड़ी ना बन जाए, इसलिए उसमें एंटी स्किनिंग एजेंट डालते हैं ताकि वो पपड़ी बनने से रोकता है उसको। अंडरकोट, अंडरकोट अगर कोई बनाना है तो उसके लिए हम फार्मुलेशन क्या करेंगे। अंडरकोट का काम क्या होता है, सबसे पहले उसका उद्देश्य देखते हैं कि ये सतह की असमानताओं को भरता है। अगर प्राइमर लगाने के बाद भी अगर कुछ चीजें अगर रफनेस होती है तो उसको भरने के लिए अंडरकोट का प्रयोग करता है, और फिनिश कोट के लिए एक अच्छा बेस तैयार करता है। जो सबसे ऊपर वाला कोट होता है, फिनिश कोट जिसे बोलते हैं, उसको करने के लिए अंडरकोट एक अच्छा सरफेस तैयार करता है, बेहतर एडेशन और अपारदर्शिता प्रदान करता है। अंडरकोट अगर हो जाता है तो फिनिश कोट के लिए एक अच्छी एडेशन पावर और अच्छी अपारदर्शिता जैसे कि ओपेसिटी प्रदान करता है। अब इसके लिए हम लोग फार्मूलेशन देखेंगे। तो ये एल्किड बेस्ड अगर अंडरकोट बनाना है हमें, तो इसमें बाइंडर हम लॉन्ग आयल एल्किड लेंगे, जिसपे कि आयल ज़्यादा होता है, उसके लॉन्ग आयल एल्किड बोलते हैं। तो ये हम 30 से 35% लेंगे। दूसरे घटक में पिगमेंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड ले लेंगे 15 से 20%। फिलर में कैल्शियम कार्बोनेट एक्सटेंडर और टाक एक्सटेंडर ये 20 से 25% ले लेंगे। सॉल्वेंट 15 से 20% ले लेंगे। और एडिटिव्स यहाँ पर हम लोग 1 से 2% ले लेंगे। सॉल्वेंट यहाँ पर भी MTO ही यूज होता है। अब हम लोग बेस कोट के लिए देखते हैं। अब बेस कोट भी स्टील का ही हम लोग को बनाना है। तो फिनिश कोट के रंग और प्रभाव को यहाँ पर हमको देखना पड़ता है कि हम किस किस रंग का फिनिश कोट बनाना चाहते हैं, और हमें उसकी ओपेसिटी भी देखनी पड़ती है, क्योंकि ओपेसिटी जरूरी होती है। स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग कोई पेंट करते हैं तो ओपेसिटी हमें मिलनी भी चाहिए। अब इसका जो सामान्य फार्मूलेशन है उसके लिए हम एक्राइलिक रेजिन यूज करेंगे, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला कोट है। तो एक्राइलिक रेजिन इसलिए इसमें यूज करते हैं क्योंकि ये यूवी रेजिस्टेंस वगैरह इसमें अच्छा होता है एक्राइलिक रेजिन में। एल्युमिनियम पेस्ट, ऑर्गेनिक पिगमेंट वगैरह यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। एल्युमिनियम जो पिगमेंट होते हैं वो सफ़ेद होते हैं और ग्लॉसी होते हैं, इसलिए ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एल्युमिनियम पेस्ट यूज करेंगे। जाइलिन सॉल्वेंट के रूप में जाइलिन और ब्यूटाइल एसीटेट यूज करेंगे। एडिटिव्स के रूप में लेवलिंग एजेंट और एंटी एसिटिलिंग एजेंट 2 से 3% यूज करेंगे। अब ये बेस कोट हो गया। ये फिनिश कोट है। फिनिश कोट क्या है? फिनिश कोट बेस कोट जो कलर कोट होता है उसके ऊपर फिनिश कोट होता है, जो कि एक क्लियर कोट होता है। इसको ग्लॉस और स्मूथनेस प्रदान करने के लिए और मौसम से, यूवी लाइट से, केमिकल से और वियर एंड टियर खरोंच से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब इसमें पॉलीयूरेथीन रेजिन का प्रयोग करेंगे और इसमें 2 पैक रेजिन यूज करेंगे। पॉलीयूरेथीन रेजिन यूज करेंगे और उसका हार्डनर यूज करेंगे। अब ये कुल मिला के बाइंडर के रूप में यूज होगा, जो कि 30 से 40% है। पिगमेंट में टाइटेनियम डाइऑक्साइड और भी दूसरे पिगमेंट यूज कर सकते हैं जिसकी लाइट फास्टनेस अच्छी हो। लाइट फास्टनेस मतलब यूवी लाइट से वो फेड ना होते हों, ऐसे पिगमेंट यूज करेंगे 15 से 20%। सॉल्वेंट PU ग्रेड सॉल्वेंट यूज करेंगे 30 से 35%। और फ्लो एंड लेवलिंग एजेंट UV स्टेबलाइजर वगैरह यूज करेंगे 2 से 3%। तो ये हम लोगों ने सब जितने भी स्टील स्ट्रक्चर के लिए प्राइमर, अंडरकोट, बेस कोट और फिनिश कोट के लिए जो सामान्य फार्मूलेशन होता है उसके बारे में देख लिया। अगर आप इस बारे में सीधे सीधे ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही अगर लिख देते हैं तो इससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी गलत नहीं दिया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि स्टील की कोटिंग करने से पहले हमको क्या करना चाहिए। स्टील की सतह को पेंटिंग से पहले सैंड ब्लास्ट करना पड़ता है, मतलब
बालू से ब्लास्ट करना पड़ता है या फिर फॉस्फेटिंग करनी पड़ती है, ये जरूरी होता है। और प्रत्येक कोट को सही मोटाई DFT मतलब ड्राई फिल्म थिकनेस और उचित समय पर सुखाकर दूसरा कोट करना चाहिए। अब हम लोग दूसरी यूनिट देखते हैं, रियोलॉजी और रियोलॉजिकल कंसिडरेशन। रियोलॉजी क्या है? रियोलॉजी एक विज्ञान है जो कि द्रवों और अर्ध ठोस पदार्थों के प्रवाह और विकृति का अध्ययन करता है। इसमें पेंट, कोटिंग, ग्रीस, दूध, शहद आदि उत्पादों की जानकारी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वे कैसे बहते हैं, ये कैसे फैलते हैं, या स्प्रे या ब्रश की से सतह पर कैसे लगाए जाते हैं। तो बेसिकली रियोलॉजी क्या है? रियोलॉजी हमें किसी भी द्रव या अर्ध ठोस पदार्थों के फ्लो की स्थिति को दिखाता है या उनके डिफॉर्मेशन का अध्ययन करवाता है। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि स्यूडोप्लास्टिसिटी। स्यूडोप्लास्टिसिटी क्या होती है? हम लोगों ने देखा है कि प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिसिटी और स्यूडोप्लास्टिसिटी में यह अंतर है कि प्लास्टिसिटी, स्यूडोप्लास्टिसिटी यह एक गुण दर्शाता है कि जब शियर रेट, जैसे हम किसी भी चीज को हिलाते हैं या ब्रश से उसको हिलाते हैं, तो जब उसको हिलाया जाता है तो उसकी विस्कोसिटी अगर कम हो जाती है तो यह स्यूडोप्लास्टिसिटी होती है। उदाहरण के लिए हम पेंट, स्याही, टोमेटो का सॉस हिलाने पर पतले हो जाते हैं लेकिन छोड़ने पर फिर से गाढ़े हो जाते हैं, तो इसको स्यूडोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। अब इसका महत्व क्या है? ऐसे इस गुण का महत्व ये है कि अगर ब्रश या स्प्रे से अगर पेंट आसानी से फैलता है, क्योंकि उस समय पर हम लोग ब्रश में भी पेंट को हिलाते हैं, स्प्रे के समय भी हम लोग पेंट को बूंदों में तोड़ देते हैं, तो वो आसानी से फैल जाता है, लेकिन सतह पर जाते ही वो एक मोटा हो जाता है, जिससे कि वो गिरता नहीं है, सतह से नीचे नहीं गिरता और वहां पर चिपक जाता है, ड्रॉप नहीं होता। डायलेटेंसी क्या होती है? जब किसी भी पदार्थ में या द्रव में जब शियर फोर्स बढ़ता है तो अगर उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, यानी जैसे जैसे उसको हिलाते हैं वो और ज्यादा मोटा होता जाता है, तो फिर इसे डायलेटेंसी बोलते हैं। जैसे कि गाढ़ा स्टार्च, स्लरी, गीली रेत। अब ये व्यवहार आमतौर पर पेंट में नहीं होता है, क्योंकि इससे ब्रश या रोलर चलाना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर हिलाने से पेंट गाढ़ा होने लगा तो फिर वो पेंट लगाने में मुश्किल होता है, तो ये पेंट के लिए जरूरी नहीं है डायलेटेंसी। थिक्सोट्रॉपी क्या है? यह समय निर्भर गुण है, जिसमें कोई पदार्थ शियर के प्रभाव में पतला होता है, लेकिन जैसे ही उसे छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी मूल विस्कोसिटी पे वापस आ जाता है। तो उदाहरण के लिए इसमें है कि जैसे कि पेंट, प्रिंटिंग इंक, जेल। तो थिक्सोट्रॉपी पेंट सैगिंग नहीं करता है और सतह पर एक समान कोटिंग बनाता है। यह स्टोरेज के दौरान मोटा रहता है और समय के उपयोग के समय ये पतला हो जाता है। ये बेसिकली ग्राफ दिए गए हैं न्यूटोनियन फ्लूइड के साथ साथ डायलेटेंट स्यूडोप्लास्टिक, किस तरीके से इनका शियर स्ट्रेस के साथ में शियर रेट क्या होता है और विस्कोसिटी कर्व दिया गया है। इसको आप सीधे सीधे एग्जाम में बना सकते हैं। बिंगम प्लास्टिक से आपका कोई मतलब है नहीं। यह एक टेबल दी गई है जिसपे कि कंक्लूजन दिया गया है, स्यूडोप्लास्टिक क्या होते हैं, डायलेटेंट क्या होते हैं और थिक्सोट्रॉपी क्या होते हैं। अभी जो डिस्कस किया है उसी का एक कंक्लूजन दिया गया है। अब देखते हैं कि पेंट मैन्युफैक्चरिंग के मुख्य चरण क्या होते हैं, स्टेप्स इन पेंट मैन्युफैक्चरिंग। पेंट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे चरण होते हैं। इसमें से पहला चरण होता है मिक्सिंग। अब मिक्सिंग में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि रेजिन है, सॉल्वेंट, पिगमेंट्स है, तो आदि सभी को एक साथ मिलाया जाता है और उनका एक समान मिश्रण, एक होमोजेनियस मिश्रण तैयार किया जाता है। इसके लिए हम सिग्मा मिक्सर और हाई स्पीड डिस्पर्सर का प्रयोग करते हैं। इतना होने के बाद हम लोग दूसरी स्टेज में ग्राइंडिंग करते हैं, जिसको हम लोग पीसना बोलते हैं। ये ग्राइंडिंग जिसमें कि
क्या करते हैं कि पिगमेंट और फिलर को अत्यंत महीन महीन कणों में तो तोड़ा जाता है या पीसा जाता है ताकि वे अच्छी तरह से बाइंडर में फैल जाए। इसका उद्देश्य होता है कि एक पतली पेंट फिल्म और बेहतर कलर डेवलपमेंट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब इसके लिए हम बॉल मिल, सैंड मिल या एटरेटर मिल का प्रयोग करेंगे। तो ग्राइंडिंग, पहले तो मिक्सिंग है, इसके बाद ग्राइंडिंग। ये दो स्टेज होने के बाद तीसरी स्टेज होती है लेट डाउन या और अधिक पतला करना। अब जब पिगमेंट को बहुत अधिक छोटे कणों में तोड़ देते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता है। अब इसको विस्कोसिटी इसकी कम करनी पड़ती है, तो विस्कोसिटी को कम करने को हम लोग लेट डाउन बोलते हैं या पतला करना बोलते हैं। तो ग्राइंडेड पेस्ट में अतिरिक्त रेजिन, सॉल्वेंट और एडिटिव जो कुछ मिलाना होता है वो मिला देते हैं, और पेंट के जो जरूरी गुण हैं जैसे कि ग्लॉस है, विस्कोसिटी है या फिर फ्लो है, इन विस्कोसिटी समायोजन, इसमें क्या होता है, इसमें जरूरत के अनुसार सॉल्वेंट मिलाकर पेंट की विस्कोसिटी को घटाया जाता है। पेंट को ब्रश, स्प्रे या रोलर से लगाने योग्य बनाया जाता है। जैसे कि थिनिंग, ज्यादा थिनिंग से सैगिंग या सेटलिंग की समस्या हो सकती है। लेट डाउन में क्या होता है, लेट डाउन में ग्राइंडेड पेस्ट में अतिरिक्त रेजिन और सॉल्वेंट और एडिटिव मिलाए जाते हैं। इसमें बेसिकली पेंट को जो जरूरी गुण होते हैं जैसे कि ग्लॉस, विस्कोसिटी या फ्लो देना होता है, तो इसके लिए हम लोग जो अतिरिक्त रॉ मटेरियल होता है वो मिलाते हैं। टिंटिंग या शेड मिलाना यहाँ होता है बेसिकली कि अगर हमें पेंट के जो कलर है उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि अगर हमें वो कलर नहीं मिल पाया है, तो हम उस पर दूसरे कलर मिला के उस कलर को अपने अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं या ग्राहक के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं, तो हम इसे टिंटिंग बोलते हैं। इस पे क्या काम आता है, इस पे शेड कार्ड और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम आता है। स्टेनिंग, स्टेनिंग क्या होता है, तैयार पेंट को बारीक छन्नियों से छाना जाता है। अगर छन्नियों से छान लिया जाता है तो पेंट और जो और भी उसकी इम्प्योरिटी हैं वो अलग हो जाती हैं। इसका बेसिकली मतलब होता है कि जो फाइबर हैं या अन्य अनावश्यक ठोस कण हैं उनको हटाना होता है। अगर कोई उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है तो उसको हटाने के लिए हम स्टेनिंग का प्रयोग करते हैं। बेसिकली इसमें नायलॉन मेश के स्टेनर और फिल्टर बैग वगैरह यूज करते हैं। तो ये निष्कर्ष है। मिक्सिंग बेसिकली प्रारंभिक एक चरण है जिसपे कि मिश्रण तैयार कर किया जाता है। ग्राइंडिंग क्या है, पिगमेंट को बारीक पीसना होता है। लेट डाउन क्या होता है, पेंट के गुणों को अंतिम रूप देना होता है। थिनिंग क्या होता है, लगाने योग्य विस्कोसिटी प्राप्त करना होता है। टिंटिंग क्या होता है, सही रंग मिलाना होता है। और स्टेनिंग क्या होता है, अशुद्धियों को हटाना या पेंट को छानना होता है। और ये एक डायग्राम दिया गया है जिसपे कि पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को दिखाया गया है। आप इस पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डायग्राम को जैसा है वैसा ही बना के एग्जाम में आ सकते हैं। पिगमेंट डिस्पर्सन से जुड़े 3 मुख्य चरण। पहला है वेटिंग